हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम फूरियर सीरीज़ एंड फूरियर एनालिसिस को पढ़ रहे थे। उसमें हमने फूरियर सीरीज़ को पढ़ लिया था और फूरियर एनालिसिस क्या होता है ये भी देख लिया था। फूरियर एनालिसिस करते हुए हमने कांस्टेंट ए नॉट की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया था। पहला कांस्टेंट जो होता है हमारा ए नॉट, जिसकी वैल्यू हमने ये निकाली थी। उसके बाद हमने जो हमारा सेकंड कांस्टेंट होता है ए एन, उसकी वैल्यू को भी फाइंड कर लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, ए एन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमारे पास एक स्टेप और लास्ट बचता है, जो कि आज का हमारा इस फूरियर सीरीज़ का लास्ट वीडियो होने वाला है। उसके अंदर हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बी एन। ठीक है, ए एन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारी जो फूरियर सीरीज़ थी पूरी, उसको हमने क्या किया था, साइन आर ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके 0 से टी लिमिट तक इंटीग्रेट कर दिया था टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसी तरह से कांस्टेंट बी एन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। पूरी इक्वेशन को साइन आर ओमेगा टी की जगह कॉस आर ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके वही हमारी 0 से टी वाली एक फुल साइकिल की जो लिमिट होती है उसके साथ डी टी के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये है हमारी फूरियर सीरीज़। इसको देखते हुए हम कांस्टेंट बी एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये हमारी पूरी इक्वेशन है, फूरियर सीरीज़ की इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा स्टेप क्या रहने वाला है, हमको करना क्या है, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय कॉस आर ओमेगा टी एंड इंटीग्रेट, उसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और लिमिट लेनी है हमको 0 टू टी वाली। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है उसको मैं लिख लेती हूँ। ये है हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में होता है y, इस तरह से। ठीक है, ये होता है हमारा y जो कि होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम LHS को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस आर ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा 0 टू टी y कॉस आर ओमेगा टी डी टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ए नॉट कॉन्स्टेंट है तो ये हो जाएगा 0 से टी कॉस आर ओमेगा टी डी टी। इसी तरह से यहाँ पर बनेगा A1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है साइन ओमेगा टी, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस आर ओमेगा टी डी टी। इसी तरह से हम चलते चलते ए एन तक पहुंच जाएंगे। ए एन को कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा 0 टू टी साइन 1 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी अप टू साइन एन ओमेगा टी। मल्टीप्लाई हमें करना है कॉस आर ओमेगा टी डी टी के साथ। ठीक है, इसी तरह से अगली आएगी हमारी बी वाली टर्म्स। ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं ए एन तक, फिर B1 B2 से लेकर के BN तक। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी प्लस B1 हमारा कांस्टेंट है 0 टू टी, ऑलरेडी हमारे पास अब की बार कॉस की टर्म प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा कॉस 1 ओमेगा टी, हमें मल्टीप्लाई करना है कॉस आर ओमेगा टी डी टी। चलते जाएंगे लास्ट तक बनेगा BN 0 टू टी, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एन ओमेगा टी। ये कॉस एन ओमेगा टी हमारे पास ऑलरेडी है, हमें लगाना है कॉस आर ओमेगा टी डी टी। तो इस तरह करते हुए हमने अपनी पूरी इक्वेशन जो है वो कॉस आर ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके लिख ली है। ये बनी हमारी पूरी इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को तो हम एक बार एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर जब तक हमें y की वैल्यू पता ना हो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, और y की वैल्यू हर टाइम के लिए अलग अलग होती है। तो LHS को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता अभी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर। ए नॉट के साथ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा, है ना। इस तरह से अगर आर ओमेगा टी को मैं थीटा मान लूँ तो मेरे पास है एक फुल साइकिल के लिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो जैसे कल मैंने आपको ये बताया था कि एक फुल साइकिल के लिए
साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 आता है। 0 to t जब आप लिमिट लगा के इसको चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आती है। बिल्कुल उसी तरह से एक फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। ये चीज़ आप इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। उसके अंदर हम लिमिट लगाएंगे 0 से t। जब आप इस t लिमिट को रखेंगे ना तो साइन r ओमेगा, t की जगह हमें रखना है कैपिटल T अपॉन r ओमेगा। ओमेगा t हमारा, और इसी तरह से जब हम 0 की लिमिट लगाएंगे तब तो ये साइन 0 0 ही हो जाएगा। ये जो ओमेगा t होता है 2 पाई के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा साइन r 2 पाई अपॉन r ओमेगा, और साइन 2 पाई भी क्या होता है, 0। तो अल्टीमेटली हमारा ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है a नॉट के साथ वो क्या हो गई, 0। तो a नॉट इंटू 0, पहली टर्म की बात ख़त्म। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है अगर हम उस पर फोकस करें तो एक साइन है, दूसरा कॉस है, यानी यहाँ कौन सा फॉर्मूला बनेगा, यहाँ फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे सॉल्व करके बता देती हूँ। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन ए कॉस बी का। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसमें अगर हम अपनी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन के साथ ही लिख रही हूँ इस चीज़ को मैं पूरा इंटीग्रेशन के साथ ही लिख रही हूँ ताकि हमें आसानी होगी। तो 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है, a की जगह पर है सिर्फ ओमेगा टी, है ना, और b की जगह पर अगर हम इसको ऐसा करें कि जनरल टर्म को सॉल्व करते जैसा हमने कल किया था, यहाँ पर क्या है साइन 1 ओमेगा टी कॉस आर ओमेगा टी, अगली टर्म क्या बनेगी साइन 2 ओमेगा टी कॉस आर ओमेगा टी, अगली टर्म बनेगी साइन 3 ओमेगा टी कॉस आर ओमेगा टी, और लास्ट टर्म बनेगी साइन n ओमेगा टी कॉस आर ओमेगा टी। तो हम ये जो n वाली, क्योंकि सिर्फ n की वैल्यूज़ ही तो बदल रही है, बाकी तो सारी चीज़ें इन सब टर्म्स में सेम है, तो हम इस जनरल टर्म को ही सॉल्व करते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वही इन सब के लिए हमें रिजल्ट दे देगी। तो इस जनरल टर्म को सॉल्व करें अगर, तो a की जगह है n ओमेगा टी और b की जगह है r ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन n प्लस r ओमेगा टी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन n माइनस r ओमेगा टी, और दोनों को हमें dt के रेस्पेक्ट में 0 to t इंटीग्रेट करना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो जब मैं इस टर्म को सॉल्व करूँगी तो मुझे यहाँ मिलेगा माइनस कॉस n प्लस आर ओमेगा टी अपॉन n प्लस आर ओमेगा, और यहाँ पर भी मिलेगा माइनस कॉस n माइनस आर ओमेगा टी अपॉन n माइनस आर ओमेगा। लिमिट है हमारी 0 to t। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। इस t की जगह जब हम लिमिट रखेंगे कैपिटल T तो ओमेगा t होता है 2 पाई के बराबर, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखकर यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन ये टर्म्स ऑलरेडी माइनस में है तो इस टर्म की वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगी -1। इस पूरे की वैल्यू हो गई ना -1, और जो चीज़ अपॉन में है वो एज इट इज़ रह जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी ओमेगा टी हो जाएगा cos 2 पाई जिसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से -1 अपॉन n माइनस आर ओमेगा। ठीक है, फिर जब हम इस लोअर लिमिट को लगाएंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस एक मतलब लिमिट का माइनस आएगा, और एक माइनस ऑलरेडी है तो अगली वैल्यू हमारी प्लस में आएगी। यहाँ आएगा 0, पूरा हो जाएगा cos 0 की वैल्यू होती है +1 n प्लस आर ओमेगा। इसी तरह से ये भी प्लस हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू होती है +1 n माइनस आर ओमेगा। दिखती सी बात है, ये टर्म इससे कट जाएगी, ये टर्म इससे कट जाएगी, हमारा रिजल्ट मिलेगा 0। ओके, समझ में आया? यानी ये वाली जितनी भी टर्म्स है ए एन वाली, उन सभी की वैल्यू हो गई 0, यानी इन सभी का किस्सा ख़त्म। ए एन तक जितनी भी टर्म्स हैं उन सब की वैल्यूज़ हो गई 0। अब हमारे पास बचती है ये बी वाली टर्म्स, है ना। तो बी वाली टर्म्स जो है उनके अंदर यहाँ पर हम लगाएंगे cos a cos b का फॉर्मूला। अब इसमें दो कंडीशंस बनेंगी, या तो n r के बराबर है। अब ये जो केस है ना हमारे ये वाले दोनों, इनमें n और r का कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ n और r बराबर भी होते ना तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 0 ही आना था।
ठीक है। तो यहाँ पर उस कंडीशन को आप लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि यहाँ दो टर्म एक साथ कॉस वाली है। तो अगर ये r और n बराबर हो जाते हैं तो ये टर्म लास्ट वाली कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और ये आगे वाली टर्म्स जो है इनमें तो n r कोई फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि अल्टीमेटली इनकी वैल्यू भी ज़ीरो होनी है। और ये चीज़ जो है ये मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता देती हूँ। इन सारी टर्म्स में फॉर्मूला लगेगा कॉस ए कॉस बी का। तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब हम सीधी जनरल टर्म सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया ना, अगर जनरल टर्म से आपको आइडिया आ जाता है कि बाकी सारी टर्म्स का क्या होने वाला है, तो सीधा मैं अगर जनरल टर्म को सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए कॉस n माइनस आर ओमेगा टी प्लस कॉस n प्लस आर ओमेगा टी। ठीक है, ये तो तब की कंडीशन है व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू r, है ना। फिर हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है dt के रेस्पेक्ट में 0 से t लिमिट लगा करके। तो इस चीज़ को जब मैं इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन n माइनस आर ओमेगा टी अपॉन n माइनस आर ओमेगा प्लस कॉस n प्लस आर ओमेगा टी अपॉन n प्लस आर इंटू ओमेगा। सॉरी, कॉस नहीं, यहाँ साइन होगा क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। सिंपल। फिर जब हम अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ कैपिटल टी आएगा, ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन 2 की वैल्यू होती है 0। सिमिलरली यहाँ पर भी ओमेगा टी 2 हो जाएगी, वैल्यू बनेगी 0 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे साइन 0 ऑलवेज 0। यहाँ पर भी माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 0, अल्टीमेटली ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0, बट ओनली एंड ओनली व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू r। तो n इज़ नॉट इक्वल टू r कब है, जब ये सारी शुरुआत वाली टर्म है। अगर हम लास्ट टर्म को कंसीडर करें और ये मान ले कि व्हेन n इज़ इक्वल टू r, है ना, तो ये जो हमारी लास्ट वाली टर्म बन रही है कॉस n ओमेगा टी कॉस r ओमेगा टी, n और r बराबर हो गए ना, उस कंडीशन में 2 बार कॉस n ओमेगा टी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस n ओमेगा टी कॉस n ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर n ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो स्क्वायर को हम क्या करते हैं, कॉस 2 थीटा वाले में चेंज करते हैं। तो या फिर आप ये देख ले, अगर डायरेक्ट वैसे आपके पास फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूले को यूज़ करके जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी t/2। ठीक है, कल भी ये जो साइन स्क्वायर वाली वैल्यू थी यही थी t/2। तो सीधा सीधा हमारे जो बाकी ये b1 b2 b3 वाले भी जो टर्म्स हैं उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिर्फ एक bn वाली लास्ट टर्म बची जिसकी वैल्यू हो जाएगी t/2। तो फाइनल वैल्यू मुझे मिलेगी 0 to t y cos r ओमेगा t dt इज इक्वल टू bn इंटू t/2। यहाँ से मैं इस bn की वैल्यू को अगर लिखूँगी तो मुझे मिलेगा bn इज इक्वल टू 2/t 0 to t इंटीग्रेशन ऑफ y cos r ओमेगा t dt। तो इस तरह से हमने तीनों जो हमारे कांस्टेंट्स थे उनकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब एक बार हम फाइनली तीनों वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेते हैं। तो a0 की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो कुछ इस तरह से आई थी। ये हमने a0 की वैल्यू फाइंड की थी। a0 की वैल्यू आई थी 1/t 0 to t इंटीग्रेशन y dt। an की वैल्यू आई थी 2/t 0 to t इंटीग्रेशन y साइन n ओमेगा टी। अब यहाँ पर इस r की जगह हमने कंडीशन लगा दी है ना, r इज़ इक्वल टू n, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन n ओमेगा टी डी टी। इसी तरह से bn की वैल्यू हो जाएगी 2/t 0 to t y cos n ओमेगा टी डी टी। तो सबसे पहले हमने फूरियर सीरीज़ को देखा था और उसके अंदर जितने भी कांस्टेंट्स थे उनकी वैल्यूज़ को फाइंड किया। तो इस तरीके से ये मेथड लगा करके हम अपने पूरी फूरियर सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।